नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। उसके एक हफ्ते बाद ही यानी कि 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल ही यानी कि 9 जून को एक नया कैलेंडर जारी किया है। तो नए कैलेंडर जब जारी किया है उत्तर प्रदेश, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज हम पॉलिटी भाग सेकंड शुरू करेंगे, पॉलिटी भाग 2 आज शुरू करेंगे। इससे पहले पॉलिटी भाग 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ऐसे ही बेल आइकन बनी होगी, उस बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें ये देखिए, सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें क्या कहा है, अनुच्छेद 14 है, इधर 1 में है संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 36 है, इधर है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 368 नीति निदेशक तत्व। इसमें आपको यहाँ से मिलाना है, ये कूट है 2 1 4 3 4 1 3 2 1 2 3 4 3 4 2 1। इसमें आप मिलाइए। अनुच्छेद 14, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 से 35 मूल अधिकार है। 12 से 35 क्या है, मूल अधिकार है। तो यहाँ पर 12 यानी कि अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 36, आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। इसलिए अनुच्छेद 36 क्या हो जाएगा, नीति निदेशक तत्व, यानी कि 3 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 74 आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 में। तो इसलिए 3 4 2 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 यानी कि ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 4 नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 74 आपका मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। तो 3 4 2 1 यहाँ ऑप्शन में 3 4 2 1 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा भी इसी तरह है। सूची 1 को सूची 2 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो भी ये क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको ला रहे हैं, आप इसको देखिए। ये संभवतः यानी कि 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस है कि एग्जामिनेशन में फंस सकता है क्वेश्चन। तो आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सूची 1 सूची 2 सूची 2, इसमें सूची 1 में देखिए, विधानता नए राज्य को शामिल करना। बी है समता का अधिकार। सी है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। इधर देखिए, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 22 है। तो यहाँ पर आपका कोड दिया गया है 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 2 1 4 3 1 2। इसमें आपको मिलाना है। आपको पता होगा कि जो विधानता नए राज्य को शामिल करने का अधिकार, यानी कि भारत देश में कोई नया राज्य शामिल करना है तो वो अनुच्छेद 2 से संबंधित है। इसलिए अनुच्छेद 2 हम नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 2 यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। और दूसरा है समता का अधिकार, अभी मैंने ऊपर भी बताया है, वो हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि 2 1 हो जाएगा। तीसरा है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 में हो जाएगा, तो इसलिए ये 4 हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 11 से है, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 आपका ऑप्शन से हो जाएगा। 2 1 4 3, यहाँ पे 2 1 4 3 कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 है। ए में संवैधानिक संशोधन है, इधर अनुच्छेद 360 है, वित्त आयोग 312 है, वित्तीय आपात 280 और इधर अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 368। आप लोग इससे पहले जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। ए संवैधानिक संशोधन, तो आप लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन जो है किससे है, वो आपका 368 से है, तो इसलिए ये 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो यहाँ वित्त आयोग है,
तो वित्त आयोग किस संविधान से है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो आज आपका 280 से है। इधर संविधान संशोधन 368 और इधर वित्त आयोग आपका 280, यानी कि 4, 3 और वित्तीय आपात जो है वो आपका अनुच्छेद 361 और अखिल भारतीय सेवा वो अनुच्छेद 312, इसलिए 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर देखिए 4, 3, 1, 2 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे दे रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसमें आपके ऑप्शन भी हैं 1 और 2, यानी कि भारत के संविधान 20 भाग हैं, भारत के संविधान कुल 390 अनुच्छेद हैं। दूसरा है केवल 2, यानी कि भारत संविधान कुल 390 अनुच्छेद है। तीसरा केवल 3, यानी कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और डी है आपका पूरा तीनों सही है। तो इसमें आपको हम बता देते हैं कि भारत के संविधान में 20 भाग नहीं 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और भारत के संविधान में टोटल 390 आर्टिकल नहीं है, 395 आर्टिकल है। इससे पहले आपको बता दें कि आपका इसमें तीसरा कथन सही है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 शेड्यूल थीं। ये मूल संविधान में 8 शेड्यूल थीं। तो लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो ये 4 यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को बाद में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्य के नामों की सूची, यानी कि राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? इसमें आपका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहली अनुसूची है। तो पहली अनुसूची क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध बताता है। जबकि दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। किसमें? वेतन के बारे में उपबंध है। और तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ का प्रारूप, यानी कि शपथ लेने से संबंधित है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा से संबंधित है। इसलिए हमारा इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली अनुसूची, यानी कि पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध बताया गया है। 6वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। इसमें ए ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। इससे पहले जो 5वां क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिए, हमने इसमें क्या बताया था। ये यानी कि चौथी अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को यहाँ मैंने बताया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। जबकि जो राजनीतिक दल बदल हैं ये 10वीं अनुसूची से है। कौन सी? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और जो पंचायती व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, यहाँ ध्यान रखिएगा, तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? इसमें एक पहला कथन है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ की प्रारूप, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और तीसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखना है हमें। यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान करके पढ़ना है, सही उत्तर चुनना है। इसमें 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो आपको हम बता दें कि संघ के मंत्री के लिए, यानी कि संघ के मंत्री के लिए पद की जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में है। दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसलिए एक सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप भी तीसरी ही अनुसूची में, इसलिए 2 भी सही हो जाएगा। आगे आपका तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप।
तो ये आपका तृतीय अनुसूची यानी कि थर्ड अनुसूची में नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ यानी कि ओथ लेने का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है। कितने में? अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60 में है। तो इसलिए 3 सही नहीं है। आगे आपका संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी आपका तृतीय अनुसूची में यानी कि थर्ड शेड्यूल में है। तो इसलिए आपका ऑप्शन, आपका जो कथन है 1, 2, 4 सही होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें 1, 2, 4 सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 2017 पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2 दोनों। इसमें मैं आपको बता दूं कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन 9वीं अनुसूची में जो यहाँ पर बताया गया है कि न्यायालय द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें केवल एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इससे पहले बता दें कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको इससे पहले बताया था कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो जो 9वीं अनुसूची है वह भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था तथा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B भी जोड़े गए। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 31A एंड 31B भी जोड़ा गया। तो संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विधियां शामिल हैं। कितनी? 284 विधियां शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 31 ख यानी कि बी कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और बी नियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या जीरो करते हैं, न्यून करते हैं। लेकिन वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR को एहलो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करके बताया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। अर्थात जो संसद है वो 9वीं अनुसूची के तहत विधि विशेष को प्रविष्ट कर सकती है, लेकिन न्यायिक जो समीक्षा है यानी कि न्यायिक पुनर्विवेचन जो न्यायिक समीक्षा है वो उसके दायरे से बाहर नहीं है। अर्थात न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, कम यहाँ पर डेट बहुत है, 24 अप्रैल 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों को न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 21, यहाँ ध्यान रखना, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे के अवधारणा को नष्ट करने वाला है कि नहीं। यहाँ इस वजह से जो कथन है वो केवल 1 होगा और कथन 2 बिल्कुल सही नहीं होगा। तो कथन 1 यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये IAS 2018 का क्वेश्चन है, आपको बता देते चलते हैं। IAS 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? इसमें आपके कथन भी हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची। यहाँ आप देखिए निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए केवल 1 और 2, केवल 3, 4 और 5, केवल 1, 2 और 5, डी है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको बता दें कि जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है वो नीति निदेशक तत्व भी डालता है, वो नीति निदेशक तत्व भी डालता है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी डालता है, पंचम अनुसूची, षष्ठ भी और सप्तम भी। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5
टोटल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 है, यानी कि डीपीएसपी में क्या है वो आर्टिकल 45, तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 243, यानी कि जो ग्रामीण है वो 243 छा है और 243 बा वो शहरी में प्रदान किया गया, शहरी स्थानीय में प्रदान की गई है। शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यानी कि नीति निर्देशक तत्व बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष, कितने 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया है। तो पंचायतों को 243, जो पंचायत हैं वो 243 6 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो 5th, 6th और 7th शेड्यूल में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसमें इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो इसमें आपके ऑप्शन दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची है। तो इसमें दल बदल जो विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। जो दूसरी अनुसूची है उससे क्या संबंधित है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध बताया गया। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के बारे में उपबंध बताया गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में भी उपबंध बताया गया है। ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में एससी यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जो है आपका वो दल बदल विरोधी कानून से। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए दोस्तों, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखना है यहाँ प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। इसमें आपको बता दें ये यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ है 3 5 2 1 1 3 5 2 2 5 3 1 5 2 1 3। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 5 2 1, यानी कि 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। तो आपको हम बता देते हैं कि जो 3 प्रकार का न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। फिर से आपको बता रहा हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, ये 3 प्रकार का न्याय है। और 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर से आपको बता रहा हूँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार का समानता है। 2 प्रकार की समानता क्या है, एक प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, तथा 1 प्रकार का बंधुत्व है, भ्रातृत्व है, वो बंधुत्व है। क्या है, बंधुता, जिसे बंधुत्व बोलते हैं। तो बंधुत्व क्या है, भ्रातृत्व माता। इसलिए आपका 3 5 2 1 है। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और जो आपका भ्रातृत्व है वो बंधुता है। आपका 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, यानी कि 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था।
42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें इस संविधान संशोधन यानी कि इस साल यानी कि 1976 में बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला 13वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आपको बता दें ये IAS प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, पुटअप किया गया था। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें यानी कि प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, वो विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। जबकि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसमें मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उद्देश्य का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें आयोग ने सी उत्तर माना है, उद्देश्य का। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, जबकि सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, उद्देश्य का माना है। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो आर्टिकल 32 से संबंधित है, को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि मान लो प्रश्न में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में प्रश्न आता है तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आता है तो, अदरवाइज उद्देश्य का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसमें उद्देश्य का और मूल अधिकार, उद्देश्य का और राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्देश्य का और राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान की उद्देश्य का और राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। फिर से, भारतीय संविधान की उद्देश्य का और राज्य की नीति के निदेशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, वह सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करे। जबकि आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन में है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता यानी कि सामाजिक समानता संविधान में नहीं लिखा गया है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, संविधान बनने से पहले ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समता के अधिकार है। तो समता के अधिकार के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। तो प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इसलिए भारतीय संविधान में सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? इसमें आपके ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके, इंग्लैंड में। तो वर्तमान में संस्थापक शासन का जो स्वरूप है वो अधिकांश देशों में प्रचलित है। तो सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था।
पुष्पेश पंत ने अपनी पुस्तक विश्व के इतिहास में साफ तौर पर लिखा कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन किसके, इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये आर्टिकल 75(3) में कहा गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। तो कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे वो संसद के भी सदस्य होंगे, और कार्यपालिका तभी सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब उसे संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। इसमें कथन है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसमें आप नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1 2 3 तीनों। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। जबकि तीसरा कथन गलत है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है। तो अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने लेकिन 6 माह से अधिक नहीं होगा, यानी कि मंत्री संसद तो बन सकता है, जो भी संसद है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है लेकिन वो संसद सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, भैया 6 महीने के अंदर अगर आप संसद बन जाते हैं तो आप मंत्री बने रहेंगे। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो इस वजह से जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो संसद के सदस्य होंगे। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये 75(3) में कहा गया है। इसलिए आपका ये भी कथन दूसरा भी सही हो जाएगा। तो लोकसभा संसद का भाग है, तो राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आपका तीसरा कथन गलत था। राज्य का अध्यक्ष कौन है, वो राष्ट्रपति होता है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आपका यहाँ केवल 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संस्थात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संस्थात्मक प्रजातंत्र का आशय शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र है, जिसमें राज सत्ता मूलतः जनता में ही निहित होती है। तो संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। तो जाने भारतीय संविधान का अधिष्ठात्मक तो है नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत संख्य लोगों में पहुंच सके वीडियो को। तो कल फिर मिलते हैं आप 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।